अगर मैं आपसे पूछूं, एक सर्जरी है जिसका नाम है गैस्ट्रेक्टमी, एक सर्जरी है जिसका नाम है गैस्ट्रेक्टमी यानी रिमूवल ऑफ स्टोमक। नॉर्मली अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो ये रहा इसोफेगस, ये रहा स्टोमक, और उसके बाद ड्यूडिनम जेजुनम वाला हिस्सा निकल आता है। अगर इस मरीज में अपन रिमूवल ऑफ स्टोमक कर दें, अगर इस कंडीशन में प्यारे दोस्तों अपन क्या कर देते हैं, रिमूवल ऑफ स्टोमक, उसको अपन क्या बोल देंगे सर, रिमूवल ऑफ स्टमक को बोला जाता है गैस्ट्रेक्टमी। अब वो दो प्रकार का होता है, पूरा निकालना टोटल गैस्ट्रेक्टमी, आधा निकालना अरे हेमी या सेमी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। हेमी गैस्ट्रेक्टमी बोल सकते हो, ध्यान रखिएगा, या कंप्लीट और इनकम्प्लीट। एक होता है जिसको बोलते हैं कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी, अरे एक होता है जिसको बोला जाता है कंप्लीट, दूसरा होता है इनकम्प्लीट। और जो इनकम्प्लीट गैस्ट्रेक्टमी होता है उसमें हाफ रिमूव किया जाता है, हाफ स्टोमक, यहां क्या रिमूव किया जाता है, फुल स्टोमक। और जो हाफ होती है या जिसे इनकम्प्लीट गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं या जिसे हेमी गैस्ट्रेक्टमी बोला जाता है, उसके दो तरीके देखने को मिलता है, चलेगा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर कंडीशन को वापे हैं कि यहां दो कंडीशन देखने को मिलती है, एक बच्चा दो चीजें पूछना चाहता है कि हाइपरग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट और हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट। तो बेटा कोई एक गोली है नहीं कि मैं तुझे बता दूं। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में लॉट ऑफ द मेडिकेशन काम करती है, नेचुरल प्रोसेस ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करेगा, सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल और भैया जी रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम भी राज सिस्टम के माध्यम से बीपी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। दूसरा नर्वस मैकेनिज्म होता है वो भी काम करता है। इसके बाद में मेडिकेशन की संख्या आती है जिनका नाम है बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एसिन इनहिबिटर है, एसईआरएस ग्रुप देखने को मिलता है, डायूरेटिक ग्रुप देखने को मिलता है। लॉट ऑफ द मेडिकेशन काम करेगी जिसके माध्यम से बीपी को कंट्रोल किया जाता है। अगर तू जिंदगी में पहली बार बीपी पढ़ रहा है तो क्लियर है। दूसरा तुझे हाइपरग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट सुनना है तो हाइपरग्लाइसीमिया के ट्रीटमेंट के लिए पता किया जाता है कि कारण क्या है, पेनक्रियाज की बीटा सेल खराब है या बीटा सेल है ही नहीं या रिसेप्टर खराब है। अगर रिसेप्टर में गड़बड़ है तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट दिया जाता है जिसके भी लॉट ऑफ द ग्रुप देखने को मिलता है, जिसमें कोई ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम करेगा, कोई रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, कोई रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, कोई ब्लड ग्लूकोज में वैल्यू को डाउन करने की कोशिश करेगा। उसके भी पार नहीं पड़ेगी तो उसके बाद इंसुलिन आते हैं जिसके भी लॉट ऑफ द ग्रुप होते हैं, जिनमें तेज दौड़ने वाला, धीरे दौड़ने वाला, रुक रुक के दौड़ने वाला और लंबे टाइम तक दौड़ने वाला। बोले तो रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग के नाम से आते हैं, जिनमें भी बहुत सारे नाम आते हैं, लिस्प्रो, एस्पार्टेट, ग्लूरेजिन, ग्लूलेसिन, अरे नेचुरल प्रोटामाइन, एगेड्रोन, लॉन्ग एक्टिंग या लेंटस, बहुत सारी चीज आती है। बेटा नर्सिंग में आए हो तो थोड़ा सब्र करके पढ़ने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट नहीं, आपको यह पढ़ने की जरूरत है कि व्हाट इज ए हाइपरटेंशन और व्हाट इज ए ब्लड ग्लूकोज लेवल। आप अभी तक बहुत आगे चले गए हो, आपको हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरटेंशन नहीं, जितना मैं समझ पा रहा हूं आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर और नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज पढ़ने की आवश्यकता है कि ब्लड ग्लूकोज होता क्या है या ब्लड ग्लूकोज शरीर में होता क्यों है। समझ पा रहे हो? आपने 30 बार कमेंट तो लिख दिया, मैंने सोचा 2-3 बार छोड़ दूं, इग्नोर कर दूं, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, फिर मुझे मजबूरन आपका जवाब देना पड़ा। कुछ थोड़ा लेवल का सवाल पूछा जाता है ना तो जवाब देने में मजा आता है, समझ पा रहे हो। अब ये बेतुकी की बड़ी बात होती है कि कल आपका एग्जाम है और अभी कोई बच्चा कमेंट करेगा सर ऐसा पढ़ा दो जो कल छप जाएगा, ये बेवकूफ वाली बात है, फिर मेरे अंदर और स्लाइडों में फर्क ही क्या रहेगा। समझ पा रहे हो? आपको अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इतनी छोटी बीमारी है कि मैं 2 मिनट में क्लियर करा दूं। समझ पा रहे हो? इतना आसान शब्दों में नहीं हो सकता। तो चीजों को समझो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, फिर उसके बाद आप बोलोगे ब्लड प्रेशर हाई क्या है, ब्लड प्रेशर लो क्या है, फिर आप बोलोगे प्री हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, टाइप फर्स्ट क्या है, टाइप सेकंड क्या है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या है, अरे हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या देखने को मिलता है। समझ पा रहे हो? उसके बाद में आप व्हाइट कोट हाइपरटेंशन पढ़ोगे, रिवर्स हाइपरटेंशन पढ़ोगे, नोक्चुरल हाइपरटेंशन पढ़ने की कोशिश करोगे। ये तो टाइप निकल के आते हैं, टाइप के आधार पर इलाज निकल के आता है। समझ पा रहे हो? ऐसे तो कैसे बता दूं कि ड्रग ऑफ चॉइस, मैं भी अगर कोई वो बाबा जी वाला धंधा चलाता ना तो ये ले बेटा जड़ी बूटी इसको पिला दे गोल के बीपी कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसे बीपी कंट्रोल थोड़ी होता है। समझ पा रहे हो? या तो बढ़ता नहीं और बढ़ जाता है तो कंट्रोल करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। कोशिश करें रोज पढ़ें, नॉर्मल डेफिनेशन से पढ़ा रखा है कि सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है, इन्वेजिव क्या होता है, नॉन इन्वेजिव क्या होता है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। डेली जुड़ो, डेली पढ़ो। चलो ध्यान रखिएगा, यहां अपन ने नाम बोल दिया सर, एक का नाम देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है बिलरोथ फर्स्ट और दूसरा नाम होता है जिसको बोला जाता है बिलरोथ सेकंड।
अरे जो दूसरा नाम होता है जिसको बोला जाता है बिलरोथ सेकंड। सर बिलरोथ फर्स्ट का नाम है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। अरे इसका मतलब क्या देखने को मिलता है, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। अरे स्टोमक को काट के ड्यूडिनम से जोड़ दो, और दूसरा नाम आता है जिसको बोला जाता है जेजुनोस्टोमी। ध्यान रखिएगा, स्टोमक को काट के जेजुनम से जोड़ दो, वो बिलरोथ सेकंड कहलाएगा, और इसको काट के ड्यूडिनम से जोड़ दो, वो बिलरोथ फर्स्ट कहलाएगा। अब इन दोनों कंडीशन का मोटा मोटा रूप में कॉम्प्लिकेशन, एक तो डंपिंग सिंड्रोम होता है। क्यों? क्योंकि जब इंटेस्टाइनल वाला पोर्शन स्टोमक छोटा हो गया तो चीज सीधी की सीधी इंटेस्टाइन में डंप कर रही है। समझ पा रहे हो? उसको बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। उस मरीज को हाई फैटी डाइट सजेस्ट करो, और दूसरा क्या करो प्यारे दोस्तों, अरे खाना खाते ही उसको बोलो सुपाइन पोजीशन ले ले, ताकि तेरे अंदर डंपिंग सिंड्रोम या माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम नहीं होगा। दूसरा प्यारे दोस्तों, इसमें स्टेटोरिया जैसी कंप्लेन और परनीसियस एनीमिया जैसी कंप्लेन आ सकती है। तो अगर आपसे पूछे कि एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होता है हेमरेज। ध्यान रखिएगा, एक्यूट हाथों हाथ तो आपको हेमरेज देखने को मिल सकता है अगर हुआ तो। उसके बाद आप में ध्यान रखिएगा, स्टोमक निकला तो पेराइटल सेल निकल गई, और पेराइटल सेल निकल गई तो अब प्यारे दोस्तों विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करने वाला कोई नहीं है, और वो करने वाला कोई नहीं है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, परनीसियस एनीमिया। क्या मिलेगा सर? उसमें मिलेगा परनीसियस एनीमिया देखने को मिलता है। और परनीसियस एनीमिया का बचाव करने के लिए क्या करो, एडवाइज टू टेक, अरे एडवाइज टू टेक लाइफ लॉन्ग विटामिन B12, लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 थ्रो पेरेंट्रल रूट। अरे कैसे लोगे? तो ध्यान रखिएगा कैसे लेना है, तो याद रखिएगा पेरेंट्रल रूट से। अरे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप कैसे लोगे, तो ध्यान रखिएगा इसको आप पेरेंट्रल रूट से लोगे। कैसे लेना है? पेरेंट्रल रूट से लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। लेंगे या नहीं लेंगे? हाँ। और तीसरे नंबर की कंडीशन क्या देखने को मिलती है सर? इसमें देखने को मिलता है डंपिंग सिंड्रोम। अरे क्या देखने को मिलता है? डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। और डंपिंग सिंड्रोम का बचाव करने के लिए क्या करो, तो ध्यान रखिएगा एडवाइज टू टेक, अरे क्या लेना है, एडवाइज टू टेक हाई फैटी डाइट। क्या लेना है? तो ध्यान रखिएगा हाई फैटी डाइट लेनी है। अरे ध्यान रखिएगा, एंड प्लेस सुपाइन पोजीशन फॉर 30 मिनट जस्ट आफ्टर मील। अरे खाना खाते ही आपको 30 मिनट के लिए कौन सी पोजीशन लेनी है? सुपाइन पोजीशन लेनी है। अरे 30 मिनट के लिए कौन सी पोजीशन लेनी है? तो आपको सुपाइन पोजीशन लेनी है, ताकि वो खाना डंप नहीं होगा, ताकि वो खाना क्या नहीं होगा, डंप नहीं होगा। तो ये वाली चीजें हाई फैटी डाइट उसको सजेस्ट की जाती है। दैट्स क्लियर। ध्यान रखिएगा ये वाली चीजों के ऊपर। और ये वाला जो देखो कि अगर यहां से जोड़ता तो ये ड्यूडिनम कहलाता, भाई इस स्टोमक को काट के इससे जोड़ देते तो ये ड्यूडिनम कहलाता, लेकिन इसने इससे नहीं जोड़ के यहां से जोड़ा, तो इस कंडीशन का नाम क्या देखने को मिलता है, बिलरोथ सेकंड, जिसका नाम है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। अरे ड्यूडिनम को नहीं, जेजुनम को। कुछ बच्चे विपल्स बोल रहे थे, बेटा विपल्स में क्या होता है, कुछ स्टोमक का हिस्सा, पेनक्रियाज का हेड, ड्यूडिनम वाला हिस्सा काटते तो विपल्स कहलाता। समझ पा रहे हो? पेनक्रियाटोड्यूडेनेक्टमी के नाम से जानते हैं उसको, विपल्स बोला जाता है। हाँ, सुपाइन पोजीशन या फ्लैट पोजीशन बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्टोमक को आधा निकाला या पूरा, अगर पूरा स्टोमक निकाल दिया या स्टोमक कैंसर हो गया तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग पेरेंटल रूट से ही देना पड़ेगा, ओरल रूट से काम नहीं आएगा। ड्यूडिनम का क्या मैनेजमेंट है? कुछ नहीं होगा बेटा, वो ऐसे ही रिमेनिंग रहेगा। जरूर आपने इस कंडीशन को लीव इट इसलिए किया कि या तो इसमें कैंसरियस लीजन वगैरह कुछ होंगे या कोई एबनॉर्मलिटी होगी, तो वो पार्ट कुछ समय तक वर्क नहीं करेगा, रेस्ट करेगा, तो वो हील होने के चांस होते हैं। भाई आप पेनक्रियाज के मरीज को भी, पेनक्रियाज को एनपीओ क्यों रखते हो मरीज को? ताकि पेनक्रियाज को मिलने वाले स्टिमुलेशन कम मिले। पेनक्रियाटाइटिस में एनपीओ क्यों रखते हो? कि वर्क कम कराओ। और कोई भी चीज को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए।